हाँ तो मेरे प्यारे छोटे भाई बड़े बहन और रेलवे परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम अभी रह गया है, अभी उनका 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे है और जिस भी शिफ्ट में होगा उसको बेहतर करना चाह रहा था। आप बता दूं, आप हमारे साथ मैथ्स का और रीजनिंग का क्लास अटेंड कर लीजिएगा बिल्कुल 100%। आपको बता दें जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें, हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं और अभी हमने 6-7 क्लास अभी भी लगाया है, याद रखें बिल्कुल जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वही टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं और जो आ रहा है वही पढ़ाया जा रहा है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 1 एग्जाम पे जाकर देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मैथ्स की क्लास चलने वाली है बिल्कुल टॉप। अगर हम जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं जितना भी टॉप 20 प्रश्न हो या 10 प्रश्न हो, आप देखिएगा लास्ट तक। आपको बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आप एक भी प्रश्न नहीं फंसा जरूर बोलना मेरे भाई। एक नहीं, आपके पास 30 प्रश्न आने वाले, 30 में से आप बताऊं 20 से 25 प्रश्न आप आराम से बना सकोगे। आप हमारी क्लास अटेंड करें, एक क्लास नहीं, अब इतने सारे हम क्लास लगा चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, हर क्लास में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती, तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चलिए, और बिल्कुल शानदार प्रश्न चल रहे हैं, एनालिसिस चल रहा है मेरे भाई। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है और विभाजिता का प्रश्न नहीं आएगा आपके शिफ्ट में, जरूर बोलना मेरे भाई। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 93, 190 को विभाजित करने पर क्रमशः अगर 93 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, 190 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, ऐसी संख्या में चाहिए। हमने कहा जितना शेष बच रहा है उतना कम कर लो। अगर 93 में 5 कम होगा मेरे भाई तो 88 बचेगा, ठीक है ना, बचेगा। अगर वहीं हम अगर 190 में 3 कम करते तो 187 बचेगा ना, बचेगा। अब ये बताओ, इतना इजी टॉपिक होता है ये वाला, अगर आप समझ गए तो मस्त कर पाओगे। जो संख्या दिया है उसमें क्रमशः 5 और 3 बच रहा था, हमने कहा जितना बच रहा है मतलब ज़्यादा है, कम करें। अब हमारे पास 88 और 187 आ गया। अब ये बताओ, आप खुद देख पाओगे ऑप्शन अब आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसी संख्या चाहिए जो 88 और 187 को विभाजित कर दे। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन चौथा 11 है। देखो 11 का पहाड़ा दिख तो रहा है ना, आँख खोल के देखो अच्छे से, पहाड़ा नहीं बनता, पढ़ लीजिएगा। 1 से 20 तक आपको पहाड़ी बननी चाहिए। अब ये बताओ, 11 का पहाड़ा 88 में जाएगा और 187 में जाएगा, मतलब ऑप्शन बिल्कुल डी राइट है कि अगर 11 से भाग लगाया जाए तो 93 में तो 5 ही बचेगा, क्योंकि हमने देखा है, और 190 में भाग लगाएंगे तो 3 ही बचेगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है हल करने का तरीका। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, टॉप प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे भाई, और इस प्रकार के प्रश्न हम आपको लेके दिखा रहे हैं। चलिए, और ये प्रश्न एसएससी के नहीं, रेलवे बैंक के नहीं, रेलवे के ही प्रश्न है ये वाले, 2025 भर्ती के हैं। और हम बच्चों से बातें कर उनसे पूछ कर कि पैटर्न क्या है एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं प्रश्न आएगा तो जरूर बोलना भाई। चलिए, वह कौन सा धनात्मक मान समीकरण x/147 और 48/x को संतुष्ट करेगा। अब आपको बता दें, इसको हल करने में देखो हम आपको शॉर्ट और सटीक तरीका बताते हैं, ये नहीं कि आपको लेंदी बताएं। कुछ प्रश्न में लेंदी जाता है, कुछ में शॉर्ट जाता है। हमने कहा तिरे गुणा करें तो x गुणा x बनेगा भाई, 147 से गुणा 48 बनेगा। अब इन्हें आपस में गुणा करोगे तो x की पावर 2 बनेगा। अब इन्हें गुणा, देखो अब हमारे पास एक, देखो ऑप्शन से कैसे करते सीखिएगा। अब हमारे पास यहाँ जो डाटा आया है, देखो यहाँ पर जब हम पावर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, इतना याद रखें। चलिए, कहने का मतलब ये है कि x बराबर अंडर रूट 147 से गुणा 48 हो गया। अब हमने कहा हम इन्हें गुणा करेंगे, हम सिर्फ इकाई से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 8 7 बताओ 56 होगा, 8 7 56 होता है। हाँ, हमने कहा जो भी गुणा भाग करेंगे लास्ट में 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। देखो किस प्रकार, आज देखो समय भली लगे लेकिन सीखें ज़रा। यहाँ कुछ भी गुणा होके आएगा लेकिन लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। अब आपको बता दें, वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट कहता है अगर किसी भी संख्या, देखो हमें किसी भी संख्या के पीछे 6 तभी आएगा जब पीछे क्या हो? 4 और 8 हो। किसी भी संख्या, ध्यान से सुनो जरा, हमने क्या बोला
किसी भी संख्या के वर्ग करने पर 6 तभी आएगा जब उस संख्या के पीछे 8 या 4 हो। भाई 4 का वर्ग करो 16 बनेगा तो 6 आएगा, 8 का वर्ग करो 8 या 64। कुछ मिस्टेक हो रहा क्या? मिस्टेक हो गया भाई, माफ़ी चाह रहे हैं। मतलब यहाँ 6 आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या की इकाई में 4 है और 6 है तभी उसका वर्ग करने पे लास्ट में 6 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके पीछे 4 या तो 6 हो। तो हमने कहा हमारे पास 6 वाला नहीं है, 4 वाला है, यही आपका राइट आंसर आएगा। बस ये आप इन्हें गुणा करके भी ला सकते थे, लेकिन ऐसा करने से समय ज़्यादा लगेगा। सीखने का काम करें। यहाँ हमारे पास हमने कहा 147 और 48 गुणा करेंगे, उसके लास्ट में 6 आएगा। अब 6 किसी भी संख्या का वर्ग बने तभी बनेगा जब उस संख्या के पीछे 4 या तो 6 हो। हमने कहा ऑप्शन में हमारे पास 4 वाला है, यही आपका राइट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है हल करने का, समझे ना? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप बेहतरीन तरीके से बनाना और नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है। और प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं, याद रखें। माद, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, इनके प्रश्न भी आते हैं। चलिए तो प्रेक्षण या आंकड़े कह सकते हैं आप इन्हें। चलिए 21, 36, 73, 71, 35, 38, 49, 37, 26, 66 और 73, ये आपके पास आंकड़े हैं। अब इन्हें हमें क्या बोल रहा है? माध्यिका ज्ञात करो। मेरे भाई माद अलग होता है, माद मतलब क्या होता है? औसत। तो माद तो बुरा नहीं है, क्या बोल रहा है आपको? माध्यिका। और माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होता है? बीच की संख्या। और बीच की संख्या हम तभी निकाल पाएंगे जब दिए गए आंकड़ों को कैसे जमाएं? आरोही क्रम में। मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम मतलब छोटा बड़ा। इससे पहले आप बता दूं, जमाने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि आंकड़े टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर विषम संख्या के रूप में आंकड़ा रहे तो उस विषम का 1 जोड़ना पड़ता है। हमारे पास बनेगा 12। जब 12 में जब 2 का जब भाग लगेगा तो 6 आएगा मेरे भाई। तो 6 बार भाग गया, मतलब होता है आंसर माध्यिका छठवां पद होगा। तो हमें छठवां पद तक ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है कि आप पूरे लिखने बैठ जाओ, ठीक है। चलिए हमने कहा सबसे छोटा आंकड़ा आएगा 21, फिर आएगा 26, फिर आएगा 35, फिर आएगा 37, फिर आएगा 38। हमने बोला ना रखना तो पड़ेगा आरोही क्रम में, लेकिन सिर्फ छठवां पद तक ही रखना, क्योंकि हमने निकाला है विधि से। 1 2 3 4 5 बिगड़ रहा क्या? कुछ डाटा छूट रहा है? देखो 21 26 35 30, सॉरी यहाँ 36 भी रहेगा, ध्यान रखें 36 भी हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6। तो हमने बोला छठवां ही पद आपका माध्यिका होगा, मतलब बीच का होगा। अब 7वां 8वां 9वां 10वां 11, क्योंकि टोटल 11 पद हैं या 11 आंकड़े हैं, तो 11 तक लिखने से अच्छा कि आप छठवां तक लिखो और उत्तर लाओ। अब बताओ, इसमें आप समय नहीं बचा सकते हो इस प्रकार से हल करने के बाद, समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है और बेहतर इसको बना के बताएंगे, बहुत इजी है। देखो हल करने का तरीका सीखिएगा। हमने बोला पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। किसकी बात कर रहा है? पहली और दूसरी का। हमें एक बात कुछ नहीं करना है, देखो भली हमें क्या पूछ रहा है? पहली और दूसरी का। तो हम पहली x माना, दूसरी y मान लेते हैं। देखो रखना लेकिन थोड़ा अलग सा, देखो कुछ नहीं, भली पहली वाली आंकड़ा जो है दूसरी जी है, लेकिन रखने का तरीका देखो, पहले इसको रखो जरा, अब आंसर आएगा। देखो अभी आंसर आएगा। हमने कहा कि 5/9 बराबर 38/100। भली पहले पूछ रहा है, हम सेकेंड वाले को पहले रख रहे हैं, लेकिन सुन लीजिएगा, हमने एक आधा करे 19 बनेगा, आधा करे 50 बनेगा, ना बनेगा। अब देखो, अब आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ जब गुणा होगा मेरे भाई तो 25 होता, मतलब 250 बनेगा। अब ये बताओ 250 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही आपका आंसर होगा। अब क्या गुणा करना? 19 गुणा 9 बताओ। 19 गुणा 9 करके क्या तुम 30 मार्क का बनना चाहते हो? क्यों भाई, हमारे पास उत्तर जो चाहिए था मिल गया ना, तो क्यों मगजमारी करें? 19 गुणा 9 का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर यहाँ समय बचेगा,
हाँ, इस समय को फिर आगे लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भले छोटा प्रश्न है, हाँ इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे भाई। और अगर आप एग्जाम देकर आ चुके होंगे या आपने किसी को एग्जाम अगर आपके साथ सहपाठी को दिया होगा, जरूर बोलना क्या इस प्रकार प्रश्न आए थे। देखो प्रश्न आए थे नहीं आए थे वही बता सकता है जो पढ़ा व्यक्ति है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, वो दिमाग में बिठा के ला सकता। हाँ इस प्रकार के आए थे। लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है वो क्या बताएगा तुम्हें, ये बताओ, नहीं बता सकता ना भाई। हम बच्चों से बातें करते हैं, उनके से पूछते हैं कि लेवल क्या है, उसके आधार पर पढ़ा रहा है। ये नहीं अगर नहीं फंसेगा प्रश्न तो बोलना पेपर देने के बाद भाई, वो जरूर बोलना। अगर हमारा पढ़ा वाला अगर फंस गया तो जरूर बोलना कि हाँ सर इस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो हमारा जो हौसला अपने आप बढ़ेगा कि हम जो दे रहे हैं डाटा बिल्कुल सही दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय 360 रुपये है तो उसकी आय कितनी है। अब देखो माना कि 100% कमाता है और 40 बचाता है तो कितना खर्च करेगा भाई। 40 बचा रहा है तो कितना खर्च करेगा, 60 खर्च करेगा। लेकिन ये बताओ 60% खर्च कर रहा है, लेकिन कितना खर्च कर रहा है वह 360। तो हमने कहा 60/100 और 100 ही तो क्या है टोटल व्यय है, सॉरी उसकी आय है। तो 360 बैठ जाएगा 60 के बराबर। यहाँ x का मान निकाल लेंगे, x का माना जाएगा। अब ये बताओ यहाँ 0 0 चला जाएगा तो कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में। यहाँ भी कर दो 6 गुणा तो बनेगा ये 600। अब इस प्रश्न को क्या हल करना था ये बताओ। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना तो आप इन चीज़ को हल ना करके ऐसे ही उत्तर बता दोगे। और मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए डाटा निकाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और लोगों को टॉप प्रश्न दिखा रहा हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और देखना बेहतर होगा 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 जरूर होगा। एग्जाम आपका जब भी आगामी समय में जरूर पढ़िएगा। और अभी तक हमने जितने वीडियो बनाया है रीजनिंग मैथ्स का जाकर देखना भाई, मजा आएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाँ विभाज्यता के नियम का प्रश्न आएगा। हर प्रश्न में आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग जाता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ प्रश्न आएगा। हमने कहा 8 दूना 16 होता है। अगर 8 में 8 से भाग चला गया और 2 से चला गया मतलब 16 से चला गया। हमने कहा पहाड़ा हमें बनता नहीं है, हम बिना पहाड़ा कर लेते हैं, क्या है भाई। अगर 2 से भाग जाना मतलब क्या होता है, 0 इकाई में, 2 इकाई में, 4 इकाई में, 6 इकाई में, 8। इनमें से कोई आंकड़ा अगर इकाई में है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ जा सकता है इकाई में, यहाँ जा सकता है। अब 8 की बात करें, 8 मतलब होता है 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8। अब हमने 2 का नियम तो लगा लिया, यहाँ 2 का भी लगा लिया। अब 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 संख्याओं में, ऑप्शन पहला नहीं आ सकता ना, 5 में भाग नहीं जाएगा 2 का, और लास्ट के 2 संख्याओं में 4 का भाग चला जाए। अब यहाँ लास्ट में 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल राइट होगा। और यही कौन देखो हम पहाड़ा पढ़ सकते थे लेकिन आपको तरीका बताया भाई। अगर बड़ा प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करोगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को ऐसे बना सकते हो और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपको बेहतर करवा के दिखाऊंगा और बेहतर आप कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाँ औसत एवरेज के भी प्रश्न आ रहे हैं, याद रखें। तो हमारे पास प्रश्न क्या, देखो अगर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा आपको अलग सुनाई दे या डिस्टर्ब करे तो थोड़ा सा फोकस ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत ही होगा। चलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ मैं आप। चलिए 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 102 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न है। अब हमें पता चल गया कि 5 संख्याओं का योग 655 है, ठीक है। अब आपको बता दें एक फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत, ठीक है, बराबर क्या बनता है, योग बनता है, समझे। अब हमने कहा ठीक है, अगर मेरे पास 2 संख्या, हमने कहा 2 गुणा रख देते हैं, कितना औसत है 77। अब 2 77 है, अब गुणा करेंगे 154 बनेगा। मतलब इन 2 संख्याओं का योग आ रहा है वो 154 आ रहा है। और हमें तो पता चल गया है कि 5 संख्याओं का योग 655 है और इन 2 संख्याओं का 154 हो गया। अब एक बात और पता चला कि 2 संख्याओं का 154 है, लेकिन एक संख्या है जो कितना 102 है। अगर यहाँ जोड़े तो 3 संख्या हो गया, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 256। मतलब 3 संख्याओं का जो योग बनेगा 256 बनेगा। अब 256 आ गया,
अब फिर देखो वही बात, अब 5 संख्याओं का 655 है और 3 संख्याओं का 256 है। अगर यहाँ घटाएंगे तो 2 संख्या बचेगा जो शेष संख्या है। यहाँ जब घटेगा 15 में 6 तो मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। और यहाँ हमारे पास 14 हो जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा। तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो 2 संख्याओं का योग कितना निकल रहा है, 399। अब हमें औसत चाहिए इनका, तो आंकड़ों का योग कितना आया है, 399। और आंकड़े कितने हैं, 2 हैं। अब भाग लगाएंगे क्या भाई, 2 एकम 2, अब 1 बच गया, है कि नहीं, 2 इनम 18। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन कह रहा है कि 19 तक तो भाग जाएगा पूरा को, यहाँ 19 नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। अब इसके बाद ये बताओ, अब आप 199.5 से लाने में जो समय लगाओगे, ये समय बेवकूफ़ी है। जब आप कह दिया ऑप्शन कि 19 हमारे पास होनी चाहिए, तो एक लौता ऑप्शन है मेरे भाई, इसका मतलब हुआ कि आंसर आपका बिल्कुल सेकेंड ही राइट होगा, इससे बाहर कोई नहीं आ सकता। ये आपका हल उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष फिर आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आपको अध्याय बताना चाहें कि कौन कौन सा अध्याय के प्रश्न आ रहे, सुन लीजिएगा। संख्यापत्ति, एलसीएम, अनुपात, सोनपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, फिर प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, SI, CI, फिर 2D 3D ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, है कि नहीं, इनके प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपके चलिए, और फिर आपके पास आएगा समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समयकार, पाइप टंकी। इन सब अध्याय कम से कम आप मान लीजिएगा आप पर 20 से 25 अध्याय अगर आप बेहतर तैयारी कर लेते हो, अगर आप खुद भी बेहतर कर सकते हो। बाकी जो एनालिसिस चल रहा है, विश्लेषण जो चल रहा है एग्जाम का, बहुत आपको फायदा देगा। अब हमें बोल रहा है देखो, 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 9:1 है। इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात, जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो पावर 2 लगा दीजिएगा, बस हो गया। 9 की पावर 2 मेरे भाई 81 बनता है, और 1 की पावर 2 1 ही बनेगा। ये आपका सिर्फ 1 सेकेंड का हल था, देखते ही आप लगा देते। तब लगा पाओगे जब आपको वर्ग पता हो ना भाई, है कि नहीं। तो सीखो वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। अगर वही आयतन बोल देता है तो आयतन में पावर 3 लगता है, समझे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और थोड़ा म्यूजिक आपको बैकग्राउंड दिक्कत करे तो भाई ध्यान ना दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ आपको मैं। चलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है बनाने में वीडियो, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। मतलब देखो हमारे पास शंकु ऐसा रहता, आप जानते होंगे, और आपका जो त्रिज्या है, देखो आधार की त्रिज्या कह रहा है, तो आधार आप देख पा रहे होंगे, आधार की त्रिज्या हमारे पास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कह रहा है इस बात को लेकर कि इसकी जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो जे कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात करें। अब आपको बता दें, आयतन ज्ञात करने से पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/3 पाई r का स्क्वायर h। ध्यान रखें, ये आपका फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूला में जब मान पुटअप करेंगे तो हम उत्तर निकालने का प्रयास कर सकते हैं, समझे। और अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं बनने वाला ये। चलिए तो आपको फॉर्मूला पता हो गया। ये आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r का स्क्वायर अपॉन h। अब हम मान पुटअप करते हैं, देखो हमारे पास 1/3 तो है ही। अब हम जब पाई का मान 22/7 रखेंगे, बोल दिया है, और हमें पता r का मान बैठेगा त्रिज्या कितना, 7, ठीक है। नेक्स्ट ऊंचाई की बात करें, देखो हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई हमारे पास फिलहाल नहीं है, ये तो दूसरा ऊंचाई है। क्या है ये दूसरा ऊंचाई मेरे भाई, ये कहलाता तिर्यक ऊंचाई, समझे। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए, मतलब सॉरी, ये तिर्यक ऊंचाई है। देखो ये आपका शंकु होता है, याद रखें, ये त्रिज्या है आधार की, हमें इसकी लंबाई पता है, समझे क्या। हमें तिर्यक लंबाई पता है, लेकिन ये ऊंचाई नहीं पता, इसे हाइट बोलते हैं, ये तिर्यक लंबाई कहलाता है। तो जो 25 आया वो तिर्यक लंबाई है।
अब याद रखें इस चीज़ को। अभी हम यहाँ पर हाइट का मान रखने वाले हैं, जब तक काट पीट लेते हैं भाई। 7 से 7 चला जाएगा ना जाएगा, ठीक है, इतना याद रखें फिलहाल। चलो अब हमने कहा अगर हमारे पास डाटा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, जे त्रिज्या आधार की त्रिज्या है, कहने का मतलब समझिए थोड़ा सा भाई, डायग्राम बना के बताते अच्छा रहेगा आपको। जे हमारे पास शंकु है। अब देखो जे आपके पास एक वृत्त बनता है नीचे तरफ, यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है वो कितना है 7 है, और यहाँ से हमें चाहिए जे आपका क्या है मेरे भाई, जे 25 है, तिर्यक लंबाई 25 है। अब जे अपने आप में क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बनता, ध्यान रखें, बनेगा समकोण त्रिभुज। तो क्या बनेगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका मान 25 है, इसका मान 7 है, हमें इसका मान चाहिए। मतलब जे हमारा क्या कहलाएगा, लंब कर्ण आधार। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा कर्ण का स्क्वायर मतलब आएगा 25 का स्क्वायर बराबर एल, मतलब लंब हमारे पास नहीं, एल की पावर 2 रख लो प्लस आधार का, तो बनेगा 7 का स्क्वायर। अब 25 का करोगे तो 625 आएगा बराबर एल का पावर 2 रहने दीजिएगा प्लस 7 को 49। जब 49 को यहाँ पक्षांतर करोगे मेरे भाई तो बनेगा जी क्या, 625 माइनस 49 बराबर एल की पावर 2। हमें लंब चाहिए। अब जब इनको जब घटाओगे तो मुझे बताओ, तो घटाने से हमें मिलेगा भाई 576 मिलेगा, घटा लीजिएगा बराबर एल की पावर 2 रहेगा। जैसे एल की पावर, देखो थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करें, जैसे एल की पावर 2 को पक्षांतर करोगे तो मेरे भाई हमें 576 का वर्गमूल मिलेगा 24, जो होगा एल, मतलब लंब, मतलब हाइट। ये शंकु हो गया, ये हाइट है, यही तो हमारा लंब था अभी फिलहाल, तो एच कहलाएगा। अब ये बताओ हमारे पास मान आया है, अब मान निकल गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। क्यों, ऊंचाई मिला भाई, हमने कहा 7 से 7 चला गया। अब हमने कहा 3 अट्ठे 24। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पूरा भाग हल करके लगाते हैं। हमारे पास 7 को 28 हो जाएगा, सॉरी 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा 22। तो हमारे पास जो डाटा याद रखें, ये आया है 22 गुणा 7 8 56। अब एक बात कंफर्म हो गई, हमने कहा इस गुणा कर थोड़ा तोड़ लेते हैं, हम कहने बताइए 2 गुणा 11 गुणा 56 आएगा, ठीक है। अगर हम 56 करें, अगर इसका गुणा कर दें तो ये बनता है 112 बनेगा 112 गुणा 11 करेंगे तो मेरे भाई कुछ नहीं करने, 112 और 112 ऐसा रख लीजिएगा, यहाँ कुछ ना रखें, यहाँ 2 3 2 1, तो हमारे पास आएगा 12 32। बस ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं मेरे प्यारे भाई, ये होता है शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला, और उसमें मान पुटअप करें 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। हमारे पास पाई का मान दे के रखा, यहाँ पर आर का मान दे के रखा, एच का मान नहीं दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई है। समझे कि नहीं मेरे भाई, ध्यान रखें, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। जी एच हमें इसको मान चाहिए था, तो हम आपको समझा दिए, थोड़ा समय लगा लेकिन सीख जाइएगा। अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये सब प्रश्न पत्र याद रखें रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 में आने वाले हैं, और हम इन प्रश्नों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही प्रकार का पैटर्न आपका NTPC 12th लेवल में हो रहा है। ये मत सोचना कि छोटा सा प्रश्न है, अब छोटा सा तो है लेकिन प्रश्न आ रहा है मेरे भाई, जरूर पूछना, किसी चीज़ जरूर बताएगा कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न भी आया था। देखो हर दिन 3 शिफ्ट होते हैं, ये नहीं कि हर शिफ्ट में आएगा, लेकिन आएगा, ये गांठ बांध लो। और अभी तक हमने जितना भी क्लास लगाया है जाके देख लेना, इसका मान सिर्फ 1 सेकंड में आएगा। 1 डिजिट नियम, 1 डिजिट मतलब इकाई गुणा कीजिएगा, 9 एकम 9, जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 9 होगा वही उत्तर आएगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको इकाई में 9 मिल रहा है, यही आपका उत्तर होता है। ये होता है प्रश्नों को हल करने का तरीका। अब बताओ, ऐसे हल करने के लिए ही तो उसने बनाया है कि ऐसा हल करोगे, गुणा करोगे 691 गुणा 709 गुणा करते करते तुम्हें लग जाएगा 2 या 3 मिनट। ऐसा नहीं करना है, इसको 1 डिजिट नियम लगाना है, 9 एकम 9, यही आपका आंसर आएगा। बस ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। जे आप हल करोगे तो समय बचाओगे और नंबर पका के आगे बढ़ोगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये बहुत शानदार है, समयकार का प्रश्न आया। हाँ आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, गार्ड बांध लो, आ रहे हैं कह रहे हैं। चलिए नहीं आएगा तो बोलना,
ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार को क्रमशः 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन डाटा इतना दिया है कि दिक्कत करेगा। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन के बाद कार छोड़ देता है। शेष कार कितने दिन में पूरा हुआ? अब देखो, इसको हल करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा ए, बी, सी। हमने कहा 11 दिन, हमने कहा 33 दिन, हमने कहा 48 दिन। अब आपको बता दें, आपको जब भी समयकार या पाइप टंकी का प्रश्न हल करना पड़े तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम मतलब होता है उनका टोटल कार। आपको बता दें, ये आएगा मेरे भाई 528। सुन लीजिएगा, वक्त लगेगा, लेकिन देखो प्रश्न पत्र में आएगा, पेपर जो इस प्रकार का प्रश्न आएगा सो आएगा, ये लिख के रख लो। अब इसको हल करने के लिए बताएं, आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। हम हल का तरीका बता रहे हैं। एलसीएम मेरे ख्याल से आप निकाल पाते होंगे, नहीं निकाल पा रहे गलत बात है, सीख लो एलसीएम निकालना। अब 11 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई, तो ये जाएगा 48 बार में, ठीक है। और 48 का पढ़ेंगे यहाँ, तो ये जाएगा 11 बार में। आप देख पा रहे हो, समझ रहे होंगे, पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 बार में। समझ गए? थोड़ा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, फटाफट, समय अपने पास कम रहता है, लेकिन प्रश्न आ रहा है, हल का तरीका जरूर सीखें। कुछ चीज़ें आपको खुद भी करना पड़ेगा। अब हम एक बात कह रहा है, वे सभी मिलकर काम कर रहे शुरुआत में, लेकिन ए 2 दिन बाद कार छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक मिलकर काम करेंगे। तो हमने कहा उनकी क्षमताएं जोड़ें, तो मेरे भाई ये बनेगा 8, 15, 25, हाँ 75। तो तीनों की जो क्षमता आ रही है मिला के 75 आ रही है। दिख रहा है आपको? जोड़ेंगे, सभी क्षमताओं को जोड़ो। एक दिन में तीनों 75 काम करेंगे। अब 2 दिन तक काम करते हैं तो 150 काम। अब 150 काम हो चुका है, हमने कहा 150 काम अलग फेंक दें भाई। तो यहाँ हमारे पास 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 4 और 4 में गया 3। मतलब हमारे पास जो शेष काम बचा है 378 बचा है। अब 378 बचा, ए चला गया तो बी और सी करेंगे। तो ये बताओ, बी की क्षमता 16 है, सी की 11 है, दोनों को जोड़ दो। अब हमारे पास जो डाटा आया है 378 आया है, जो शेष काम है। तो शेष तो ही पूछ रहा है, और शेष लोग कौन है? बी और सी। दोनों की क्षमता 27। हमने कहा टोटल कार अपॉन कुल क्षमता, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 6 18। अब पढ़ पढ़ें, 9 एकम 9, बचेगा 3, 9 चौके 36। अब हमारे पास आंसर आ चुका है 14। यही आपका उत्तर आना है। ऐसे आपको बनाना था। इससे पहले जितने भी क्लास लगी, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके देखो मैथ्स रीजनिंग का। देखो भाई, मतलब देखो, अगर आपका एग्जाम डेट थोड़ा लेट है तो देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपके समक्ष शानदार प्रश्न है। एक छात्र 5 सप्ताह में किराए के सामान पर 300 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये और 400 रुपये खर्च करता है, तो प्रति सप्ताह खर्च की गई औसत राशि ज्ञात करें। अब देखो, औसत राशि मतलब होता है मेरे भाई आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, सीधी बात। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं जोड़ लेते भाई। चलो, हमने कहा 3 2 5 मतलब 500 हो गया, 500। और हमने कहा कि 500 हो गया, और यहाँ का 200, यहाँ का 300, ये भी 500 हो गया, और 50 50 600, 100 हो गया। मतलब जो होगा अपने पास, देखो हमारे पास कितना हो गया मेरे भाई, फिर रिपीट करना पड़ेगा। जी हमारे पास हो गया 3 2 5, 500 तो जो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ही 500 हो गया, मतलब 600 हो गया जी कुल मिला के। और जी हमारे पास 400 दिख रहा है, 6 4 10 और 5 15, मतलब पूरा जो आंकड़ा का योग आ रहा है, इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल आ रहा पैसों खर्च का, वो आ रहा मेरे भाई 1500। और टोटल हमारे पास जो आंकड़े हैं वो मेरे पास 5 हैं, मतलब 5 बार खर्च किया है। तो हमने कहा 5 तेरी 15, जी हमारे पास आएगा औसत व्यय, मतलब 300 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब छोटा है क्या कि ये मत सोचना कि भाई हम सब प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और यकीन दिलाता हूँ आपको 30 प्रश्नों में से आपको 20 से 25 प्रश्न बना पाओगे, अगर आप हमारे बहुत सारे क्लास देख लेते हो तो। यकीन के साथ कहता हूँ भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष फिर मिल रहा है, बहुत शानदार प्रश्न ये भी। एक ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और
अगले 44 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 9 किलोमीटर सॉरी। इसकी औसत चाल ज्ञात आपको बता दें, अगर दूरी समान हो, सुन लीजिएगा, दूरी समान हो और चालें अलग अलग हों और दो चालें हों, दूरी समान हो और दो चालें हों, तो हम रख सकते थे 2xy अपॉन x प्लस वाई। आपने देखा होगा, पहली चाल दूसरी चाल को 2 से गुणा करो और दोनों चालों को जोड़ो, भाग लगाओ, औसत चाल मिलता है। कब? जब दूरी समान हो और दो चालें हों। हमारे पास चालें तो दो हैं लेकिन दूरी समान नहीं है, तो इसलिए फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर दूरियों का योग, सुन लीजिएगा, दूरियों का योग अपॉन समयों का योग, तब आंसर आएगा। दूरियों का योग हमने कहा ठीक है 80 प्लस हम रख लेते हैं 44, तो 4 का 4 हो जाएगा, 8 4 12 मतलब 124 किलोमीटर आएगा। तो जो दूरियों का योग आ रहा है 124 किलोमीटर आ रहा है। अब हमारे पास समय चाहिए, तो 124 हो गया। पहला का जो समय आएगा, देखो एस टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस। हमें पास दूरी कितना है 80 है और चाल कितना 40 है, भाग लगाएंगे 4 दूना 8 मतलब 80 आएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहली दूरी को तय करने में जो समय लगा 2 घंटे लगा है। नेक्स्ट हमें चाहिए, अब हमने कहा भाई टी बराबर डी अपॉन एस होता है। अब हमारे पास दूरी कितना दिया है 44 किलोमीटर और समय कितना है, सॉरी चाल 9 घंटा है। इतना रख लीजिएगा। अब कटेगा तो पिटेगा नहीं जी, ना कटेगा ना, कट जाएगा ना, कटेगा भाई। चलिए, इसका मतलब समझे आप ना। हाँ, ये समय हो गया। अब हमने कहा दूरियों का योग अपॉन समय, समयों का योग, ठीक है, रख रहे हैं ना। उसमें क्या दिख 9 दूना 18, 18 प्लस 44, तो 18 प्लस हम 44 करेंगे अपन 9 आएगा, तो ये बनेगा 8 4 12 की 2 हो जाएगा, 4 1 5 6 मतलब 62। इसका मतलब नीचे का मान आएगा 62/9, ठीक है। अब धीरे धीरे हल करना है लेकिन सीखना मेरे भाई। अब 62/9 आया। अब हमने कहा 62 तो ठीक है, जब 9 का करेंगे पक्षांत ऊपर गुणा में जाएगा। अब ये बताओ, अब हम जब यहाँ 2 बार भाग देंगे तो 124 में जाएगा और 9 दूना हो जाएगा मेरे भाई 18। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर हावर आपका औसत एवरेज रहेगा। ये आपका बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका थर्ड राइट हो जाएगा, समझे ना। हाँ, ऐसे बनाना पड़ेगा। और याद रखें, आपको बिल्कुल टॉप प्रश्न दिखा रहे हैं, कम से कम टॉप मेरे पास लग रहा है 20 प्रश्न हो सकता है या 20 समथिंग आसपास होगा। इससे पहले अभी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हाँ लगभग हमने आपको 20 प्रश्न दिखाया है, समझे। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष बहुत शानदार प्रश्न मेरे भाई, एवरेज का प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न पूछता रहता, और इतने सारे प्रश्न बनते हैं हर अध्याय के, तो आप पता ही पता है कि नहीं। वैसे पढ़ने वाले बच्चों को सब पता है कि हाँ लेवल इस प्रकार का है, और इनका हल का तरीका बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट और ऑप्शन से बताएंगे बड़ी देर। चलिए, 50 लड़कों की कक्षा में 15 लड़कों का औसत लंबाई 160 है। देखो हमारे पास 50 में से 15 का 160 है, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम पड़ता है मेरे प्यारे भाई, इतना बेहतर समझाता ना क्या बताऊँ। यदि शेष लड़कों की औसत है, हमने कहा 50 में 35 शेष बचे, इनका जो है वो 168 है। अब देखो हमें बोल रहा है सभी लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ, तो सभी की बताने के लिए आपको किसी एक औसत को फिक्स करेंगे। हमने कहा 160 फिक्स करते हैं, तो इनके पास 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो हैं कितने लोग, सबके सब 35, तो 35 लोगों के पास 8 ज़्यादा। हमने कहा 8 पंजे 40, 8 तेरी 24 और 4 हो जाएगा 28, मतलब पूरा 280 ज़्यादा है। अब 280 ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, सबको बांटेंगे। 160 आपने फिक्स रखा है, इनके पास 8 ज़्यादा थे, 35 लोग हैं, 280 ज़्यादा है 50 लड़के। हमने कहा ठीक है, सबके खाते बांटें, 0 चला जाएगा। अब 50 25 आएगा, 160 बराबर हमने कर लिया है। अब हमारे पास 3 बच्चा, अब 3 बच्चा है तो 3 में पॉइंट लगा दो, पहले भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो 5 का 30 मतलब 5.6 आएगा। तो हमारे पास जो डाटा हमने फिक्स बनाया था 106, अब हमारे पास जो नया डाटा आया है वो 5.6 आया है, जोड़ेंगे मेरे भाई तो 165.6 ऑप्शन हमारे पास मिल रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। बताओ सही ना, ऐसे बनाना पड़ता है, बताओ। और कितना इजी कॉन्सेप्ट बताएं हम आपको, बताइएगा। अगला प्रश्न, चलिए
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप बढ़िया बना सकते हैं इस प्रश्न को, ये आपका होमवर्क रहने वाला मेरे भाई, और बढ़िया बनाइएगा। देखिएगा इस प्रकार से बनाना है, आपको समझा देते हैं। और प्रश्न आएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज आ रहे हैं प्रश्न, याद रखें एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। यदि घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 46 सेंटीमीटर है, आयतन देकर रखा 8832 सेंटीमीटर घन, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो आपको घनाभ का आयतन देकर रखा मेरे भाई, घनाभ आपको पता होगा, घनाभ ऐसे रहता है क्या, इसमें ना पता है ना घनाभ, ये घनाभ बन जाएगा। बस आप क्या करना है, यहाँ डंडा मिलाना है, ये घनाभ बन गया, ठीक है। अब घनाभ में हमें बोल के रखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर रखा, मतलब आयतन L गुणा B गुणा H बराबर आयतन 8832 है। अब जो मान दिया है पुटअप करो, लंबाई 4 भाई, चौड़ाई 46 है, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, बराबर 8832। अब ये बताओ, अब इस प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे तो कौन करके बताएगा, ये बताओ। हम आपको बता दें, यहाँ आप गुणा भाग कर लीजिएगा और उत्तर लाइएगा, कुछ नहीं करना है। 4 गुणा 46 गुणा H बराबर 8832। मैं नहीं करने वाला भाई, ऑप्शन पहला राइट आएगा। मैं थोड़ा और हिंट कर देता हूँ ऑप्शन के सहारे। देखो ऑप्शन से हम कर सकते हैं अगर हो जाए तो। देखो हमने कहा 1 डिजिट नियम लगाते हैं, 1 डिजिट, तो हमने कहा 4 छींक बनेगा 24। अब देखो यहाँ जो राइट हैंड तरफ जो आंकड़ा है वो लेफ्ट हैंड के बराबर होगा, यही तो मतलब होता है। तो यहाँ हमारे पास जो लास्ट में 2 आ रहा है। अब देखो हम 4 का गुणा किस संख्या से या किस ऑप्शन से करें इकाई में कि हमारे पास क्या मिले, 2 मिले। हमने कहा अगर 48 होगा, माना जाए यहाँ पर 48 है, तो ये बनेगा 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है। हाँ ये तो आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में भी 2 लास्ट होनी चाहिए, राइट हैंड में भी हाँ हो सकता है। अगर वही हम 43 की बात करें तो 4 तेरी 12 बनता है, ये भी। इसका मतलब ये हुआ या तो 48 या तो 43 आपके आंसर होंगे, ना तो तीसरा आएगा ना तो चौथा आएगा, क्योंकि 1 डिजिट का नियम कह रहा है कि लेफ्ट हैंड का जो मान बैठेगा वो जो भी बैठे लास्ट में 2 देनी चाहिए, समझे। तो आपको हम बता दिया 4 गुणा 46 गुणा H बराबर 8832। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा और उत्तर लाने का प्रयास करें, नहीं लाओगे मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हो। चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बार बार ऐसे प्रश्न छप रहे हैं मेरे भाई, और नहीं प्रश्न आएगा तो जरूर बोलना, बोल रहा हूँ आपको बार बार में। बहुत 100% ऑथेंटिक रियल प्रश्न बिल्कुल देने का प्रयास कर रहा हूँ। भली डाटा अलग है लेकिन प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो आप मान के चलिएगा, और नहीं आएगा तो जरूर बोलना, और अगर आ गया ना तो पछताना होगा अगर आप नहीं सीखे तो। सुन लीजिएगा, जिनका एग्जाम रह गया है पढ़ते चलो। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता। हमने कहा कि क्रय मूल्य मतलब CP, अंकित मतलब A, ठीक है। अगर माना कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया था, कितना अधिक अंकित कर रहा है, 50, मतलब 150, ठीक है। अब कह रहा है वो बहुत बिल्कुल शॉर्ट होता है, 8% का लाभ चाहिए, मतलब उस वस्तु को बनाने में लगा 100 रुपया, 8 का लाभ चाहिए, मतलब कितने पर बेचोगे, 108 रुपये पर। नहीं समझे कि नहीं बताओ। 100 की वस्तु को 108 बेचोगे तभी तो कितने का लाभ, 8 का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य पर, चलिए अब बात यहाँ पर हो रही है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया जाए, और छूट अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा जाता है। तो हमने एक अंकित मूल्य 150 रुपया, बेचना कितने पर है, 108 में। तो मेरे भाई आप दोगे 48 रुपये का छूट। 150 लिखा है, 108 में बेचना चाहोगे, 48 का छूट दोगे, 48 ही ना, सॉरी 42 आएगा मेरे भाई, 42 का छूट दोगे। वो भी किस पर छूट दोगे, 150 लिखा उस पर, हमें पूछ रहा छूट परसेंट, तो 100 लगा दो, क्या है 0 0। अब हमने कहा इतना याद रखें, 42/150 गुणा 100। अगर आपका बेसिक अच्छा ना मेरे प्यारे भाई तो आप बहुत अच्छे सीख पा रहे होंगे, नहीं है बेसिक ना बड़ा दिक्कत करेगा। करना क्या है, हमने कहा ठीक है चलो, अब 3 का भाग लगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3,
हमने कहा यहाँ बचेगा कितना, 1 है। अब यहाँ ये बताओ अब कितना बनेगा, 3 चौके 12 बनेगा ना, बनेगा। अब यहाँ से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10 बनेगा। और ये बताओ 14 गुणा 2 कितना होता है मेरे भाई, 28%। मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य पर, छूट 28% का। ये आपका राइट होगा। हाँ, पढ़ लीजिएगा वरना पछताना पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न मेरे भाई। चलिए आपके लिए हम प्रश्नों को छांट छांट के आपके ला रहे हैं। और हाँ, बहुभुज पॉलीगन का प्रश्न भी आ रहा है, याद रखें, और आएगा। चलिए एक देखो, एक ही क्लास में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती, याद रखें, बार बार कह रहा हूँ मैं। मत कहना कि एक ही क्लास में आपने पढ़ा है कुछ नहीं फंसा, ये कह दोगे आप, नहीं, ऐसा नहीं। हर क्लास में हम लगा रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद है। और रही बात, अगर आप ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपका ही फायदा है। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग अंतर 140 से वापिस आ रहे हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे हल करेंगे, आपको बता दें, अंतः कोण ए मान लो, बाह्य कोण बी मान लो, ठीक है। अगर दोनों का योग आपको पता है तो हम बता दें, नहीं तो 180 होता है। याद रखें, किसी भी अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर हमें बोल के रखा है 140 है। आप विलोपन विधि लगाओगे, ये तो समझ रहे हैं आप लोग भाई, दोनों का योग हमेशा 180 होता है, अंतर दे के रखा है। हमने कहा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a, बाह्य अंतः कोण बच रहा, ठीक है, 2a आया बराबर। हमने कहा ठीक है। अब जी बताओ, अब हमारे पास यहाँ बचेगा, यहाँ आ जाए, देखो यहाँ हमारे पास आएगा 320 आएगा। अब यहाँ से यहाँ भाग लगाओगे a बराबर, तो जी आएगा 160 आ जाएगा, 160 आएगा। अब जी बताओ, a को आपने क्या अंतः कोण माना है, a बराबर 160 आया। अब जी बताओ, a प्लस b बराबर हमारे पास 180 है। जब a का मान 160 आ गया, प्लस b रख दें बराबर 180 रहेगा। अब b का मान यहाँ रखो, 180 को जब यहाँ रहेगा, इसको पक्षांत करोगे तो 160 आएगा मेरे भाई। अब 180 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 ही बचेगा। और b मतलब क्या लिया था आपने, बाह्य कोण। अब जी बताओ, एक बाह्य कोण की माप 20 अंश आ गई। आपको बता दें, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। एक बाह्य कोण का मान 20 है, भाग लगाओ, आधा करो 18, यही आएगा भुजाओं की संख्या। समझे कि नहीं, ये होता मेरे भाई हल का तरीका, ऐसे करना पड़ेगा। देखो कितने बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं आपको लिए, हम आपके लिए 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, सोच लीजिएगा, कम 40-30 मिनट पढ़ाता हूँ, आज 50-60 मिनट हो सकता है देखना। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप सपोर्ट बनाए रखें। और बड़ी मेहनत से डाटा निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और हाँ, SICI सबके प्रश्न आ रहे हैं। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अगर आप एग्जाम हो गया है या जल्द हो जा रहा है तो आप ज़रूर आके बताना पेपर देने के बाद कि सर ऐसे ही प्रश्न आए थे, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट कहते हमने बनाया आपके सहयोग से। तो बताओ इसमें मेरा मन कैसा होगा, बहुत उत्साहित होगा, और मैं ऐसे और डाटा देता रहूँगा। और अगर आप एग्ज़ाम हो जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न, हाँ इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। आपको बता दें, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको देखो यहाँ रखेंगे गुना, यहाँ रखेंगे हम समय, समय, ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है, देखो कितने 11 वर्षों में, हमने 11 गुणा 1 रखा बराबर कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना हो जाता। हमने कहा 2 की पावर 1। देखो हमें बात किया, यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ घात में बैठेगा, बस इतना करते चलो। हमने कहा 11 तो कंटिन्यू चलेगा, यहाँ 2 करे बराबर 2 बैठेगा, पावर 2 बैठेगा। हमने बोल दिया अभी फिलहाल आपको, यहाँ जो गुणा होगा वो घात में बैठेगा। अब देखो ये बनेगा 11 एकम 11, और ये बनेगा 11 दूना 22, और ये बनेगा 1 की पावर 1 बनेगा, और 2 की पावर 2 4 बनेगा। क्या समझिए आप, देखो 11 वर्षों में 2 गुना, 22 वर्षों में 4 गुना। तो हमें तो वही पूछ रहा था कि
कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो हमने 4 गुना करके बताया 22 वर्षों में। ये आपका राइट आंसर होगा। हमने बोला यहाँ बैठेगा समय, यहाँ बैठेगा गुना, तो हमने कहा 11 गुणा 1 रखा बराबर 2 की पावर 1 रखा, जो गुणा होते चलेगा वो घात में बैठ चलेगा। यहीं हमने 11 गुणा 2 रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 2 बैठेगा, यहीं 11 गुणा हम 3 रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 बैठेगा। वहीं आपको पूछ लेता कि 8 गुना कितने साल में होगा, तो 2 की पावर 3 8 बनता है, तो यहाँ पर कितना बन जाता है 33 साल। तो 33 साल में 8 गुना हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिए भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और इस प्रकार का प्रश्न मैंने बताया है। यह प्रश्न आपको बनाना है और उत्तर देना है। बाकी आपके समक्ष उत्तर है, लेकिन आप समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताया है। राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा 1200, 1300, 1400, 1100, 1300 और 1200 रुपये खर्च किए। 6 दिनों का औसत खर्च बताना, कुछ नहीं करना है। वैसे आप समझ गए होंगे, पूरे पैसों को आपस में जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 6 से लगा दो भाग, बस आपको उत्तर आएगा 1250। नहीं आएगा जरूर बोलो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत शानदार प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ अनुपात साधारण मिश्रण भिन्न ए सरलीकरण, पूरे अध्याय के प्रश्न आपको आएगा, और हम जितना बन सके आपको हम हेल्प कर रहे हैं, और हो सके तो आप बेहतर तैयारी करते रहें। 40, 78 और एक अन्य संख्या, x का लघुत्तम समाप्त वर्तक 7800 है। x का मान ज्ञात कर। आप देख पा रहे होंगे हमें x का मान पूछ रहा है, मतलब 40, 78 और x ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 7800, और आपको पता होगा जो भी एलसीएम होता है जिन संख्याओं का, उनसे क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आप ये बताओ, अगर हमारे पास 7800 एलसीएम है तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो इसको विभाजित कर दे। अब ये बताओ, आपको बता दें हमारे पास 200 एक ऐसा ऑप्शन है, अगर हम 200 का भाग लगा यहाँ पर तो ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये x का मान हो सकता है। अब वही बात करें 127 की, ये नहीं हो सकता। 152 का भाग नहीं जाए, देखो 152 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, इसका भाग यहाँ चला जाएगा। तो वही तो होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाता है कौन, एलसीएम। 40 का भाग जाएगा, 78 का भाग जाएगा और 200 का भाग जाएगा, मतलब 200 ही आपका वह संख्या है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे भाई, और बहुत शानदार प्रश्न है, और मैं छांट के आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मेरे ख्याल से 20 प्रश्न चल रहा है और हम यहाँ क्लास समाप्त करने वाले हैं, और आप कहो तो और भी प्रश्न दिखा देते हैं। चलिए, लेकिन बने रहें आप लास्ट तक, और नहीं तो अगली क्लास में आपको और भी प्रश्न मिलने वाले हैं। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए ये प्रश्न हमें कह रहा है कि 22,938 में क्या जोड़ा जाए कि वो 7 से विभाज्य हो जाए। हमने कहा 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। हमने कहा 7 तेरी 21, एक बचेगा, 7 दूना 14, कितना बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा, 7 7 49, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये बताओ, लास्ट हमारे पास 48 बच रहा है, अगर हम 7 से भाग लगाएं, अगर यहाँ 49 होता माना जाए तो 7 7 49 भाग चला जाता, मतलब 48 से, अगर 48 से हम एक जोड़ दें तो वो 49 बन जाएगा, और 49 बनने से वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब दिए गया संख्या, मतलब 22,938 में हम क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो ये आपका 7 से विभाज्य बिल्कुल हो जाएगा, और आप इस प्रकार से बना सकते। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे भाई, अनुपात समानुपात साधारण मिश्रण भिन्न सबका आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समानुपात का प्रश्न आया है। देखिए 2, 8 और 12 के चतुर्थ अनुपात तथा 9 और 4 के मध्यानुपात के बीच हमें अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसे रखना पड़ता है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल। तो हमने कहा 8 गुणा 12 बराबर 2 गुणा x बनेगा, 2 छिंग 12, 8 छिंग 48। तो x मतलब चौथा पद का मान 48 आएगा, फिलहाल याद रखें। नेक्स्ट, तो चौथा पद हो गया, ठीक है।
अब ये बताओ, अगर मैं इसको आधा आधा करते चलूँ या कुछ भी करूँ, देखो अगर मेरे पास 48 है, देखो हम एक ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हैं। यहाँ हमें जो भी आंकड़ा मिल रहा है ये चतुर्थ अनुपात है, और यहाँ जो आंकड़ा मध्यानुपात है। अभी देखो हमारा आंसर आ चुका है, हमने चतुर्थ अनुपात निकाला 48 है। यहाँ जिस ऑप्शन से 11 से भाग नहीं जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा, 10 से भाग नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, मतलब जो असली मान है वो 48 है, लेकिन अनुपाती मान 8 है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा पास सेकेंड राइट होगा। बाकी निकाल के बता दे रहा हूँ भाई। ये मध्यानुपात है, तो देखो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, b⁴ बराबर a इंटू सी, मतलब पहली संख्या। हाँ, 9 चौके 36 बनेगा, बराबर जब वर्गमूल लगाओगे तो 36 का 6 बनेगा। आप खुद देखो, चौथा पद मध्यानुपात, हमने कहा ठीक है, 6 एकम 6 और 6 अट्ठा 48। अब देखो इतना करने में जो समय लगा है, इससे अच्छा तो आपका आंसर आ गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। तो इस क्लास में आज आपको सुन लीजिए, 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, 1 घंटा मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टॉप ले लेकर बढ़िया प्रश्न निकाल निकाल के बता रहा हूँ। और याद रखें 25 प्लस आपको मिल रहे हैं टॉप प्रश्न। यकीन के साथ कहता हूँ 25 प्लस प्रश्न आपको बहुत सहयोग करेगा। चलिए ये अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक अंकित करता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न अभी मैंने और दिखाया था, लेकिन वो अलग था, ये अलग है। हमने कहा माना कि लागत मूल्य सीपी अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो कितना अंकित कर रहा है, 64, मतलब 164 हो जाएगा। अगर इसको हम काटा पीटी करें तो मेरे भाई जी 50 बनेगा, जी हमारे पास 82 बनेगा, और आधा करें जी 25 बनेगा, और जी हमारे पास 41 बनेगा। तो 25-41 सीपी अंकित मूल्य, पहला परसेंट कहानी। फिर कहता है 25-41 आ जाएगा, याद रखें। फिर 25% की छूट देता है। अब देखो अंकित मूल्य पर जो लिखा होता है उसको छूट पर बेचा जाता है। तो 25 की छूट, आप जानते हैं 25% क्या होता है मेरे भाई, 1/4। तो 4 रुपये पर 1 छूट देगा, 3 पर बेचेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखो अंकित मूल्य अनुपात एसपी, हम उस पर लिखा होगा 25 100 अंकित, तो 25 छूट मतलब 75, तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75, ये अनुपात भी वैसे बन रहा है। अब आपने इससे पहले अनुपात बनाया था CPA का, अभी बना A और SP का। जो चीज़ कॉमन होता है बीच में बैठता है। हमने कहा ठीक है, पहली अनुपात में हमारे पास CP का मान कितना आया था, 25 आया था, और A का मान मेरे भाई 41 आया था। ठीक है, और अगली बार हमारे पास जो A का मान आया था वो 4 आया था, और SP का मान 3 आया था। यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, और यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा। अब हमें बोला लाभ हानि प्रतिशत बताओ, तो लाभ हानि हमेशा CP और SP पर देखते हैं। हमने कहा 25 चौके 100 हो जाएगा, और 3 एकम 3, और 3 चौके 12। अब ये बताओ 100 रुपये उस वस्तु को लागत लगा है, और आप कितने बेच रहे हो, 123 में, तो कितने का फायदा होगा, 23 का फायदा, मतलब 23% का फायदा। ऑप्शन अपने पास पहला राइट हो जाएगा। क्यों 23 का फायदा होगा, 100 की वस्तु को तुम 123 में बेच रहे हो ना भाई, तो 23 का ही तो फायदा होगा, वो भी लाभ, प्रॉफिट। ये रहा आपका उत्तर। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अब ये ना बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं पिछली क्लास में इसको पढ़ाया है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पढ़ाया मेरे भाई, सेम टू सेम प्रश्न पढ़ाया मैंने। डाटा अलग था, लेकिन प्रश्न का तरीका बिल्कुल सेम था। लिखकर गारंटी से कहता हूँ मैंने पढ़ाया है। और हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न की बात करें, देखो पढ़ देता हूँ, लेकिन फिलहाल में 4 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 193 है। 3 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 165 है। 4 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। मैंने पढ़ाया है, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पिछली क्लास जाके देख लो, वहाँ पर मैंने कम से कम 50 मिनट समय दे के पढ़ाया था, कम से कम टॉप 20 प्रश्न उसमें मैंने लिया था और बोला था। अगली क्लास फिर मिलेगी, लेकिन अभी आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ रहे कहीं से और पढ़, लेकिन पढ़ो। 3 संख्याएं 4:5:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 4980 है। याद रखें, इस प्रकार का प्रश्न मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, और हो सके तो पहले भी पढ़ाया था।
समझे। अब आपको ये बताना है कि एलसीएम है, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। आपको ये बता दूं मैं, हमारे पास प्रश्न है, हमने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का प्रश्न पढ़ाया है और आप पिछली क्लासों में जाकर देख लीजिएगा। और आपको ये बता दें, ऐसे देखो हिंट कर देते हैं। हिंट कहने का मतलब ये, देखो हमें एलसीएम दे के रखा, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ वही होगा जो इस संख्या को विभाजित कर दे, सीधी बात। ऐसी संख्या खोजो जो इस संख्या को विभाजित कर दे। तो याद रखिएगा 83 एक ऐसी संख्या है जो 4980 को पूरी विभाजित कर देगा। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। समझे, ध्यान रखें। अगली प्रश्न आपके समक्ष है। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8500 हो जाती है। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है और आ रहा है इस प्रकार पर। देखो किस प्रकार हल करके बताएंगे। जी हमारी क्लास का लग रहा है 25वां प्रश्न होगा या 25 प्लस आसपास प्रश्न हो रहे हैं, हम गिनती नहीं कर पाए हैं। तो पूरा 1 घंटा समय लगा रहे हैं आपके लिए और आप बेहतर करिएगा। पूरा अच्छे से वीडियो देखना, यही प्रकार के प्रश्न, यही कॉन्सेप्ट प्रश्न आएगा। चलिए, बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप बात मानो तो कम से कम। हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, हम आपका समय बर्बाद नहीं कर सकते। ऑफलाइन क्लास भी हम लगाते मेरे भाई, वहाँ छोड़ के रिकॉर्ड क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, वहाँ नहीं छोड़ के, मतलब वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ए है अमाउंट, याद रखें अमाउंट हमारे पास देख के रखा है 8500 और हमें क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, वो भी 3 साल का। हम बताएं आर इंटू क्या होता है टी। अब ये बताओ 1 साल का ब्याज 12%, समय कितना 3, तो 12 तिया कितना बनेगा 36%। और हमें वहीं तो पूछ रहा है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जो कितना आया है 36%। अब आपको बताऊं 36% मतलब ये होता है मेरे भाई 639 होता है। 63 होता तो भी 9 बनता है, 72 होता तो भी 9 बनता है, 27 होगा तो भी 9 बनेगा। तो 9 का हम क्या लगा देते हैं, विभाजित का नियम। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ब्याज परसेंट 36 आया है, ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो 36 से विभाजित हो जाए। हमने कहा 36 ना, 9 का नियम लगा देते हैं। 9 का जाएगा तो 36 का जाएगा, सीधी बात। तो 9 का नियम जानते हैं ना, सम जोड़ का नियम, मतलब जोड़ सबको 9 बनाओ, अलग करो। तो हमने कहा जूमिंग कर ले भाई, तो 9 बनाते हैं। 5 3 8 9, 1 बच रहा है, कुछ नहीं बचना चाहिए। हमने कहा 5 2 7 2 9, यहाँ 9 बन गया, 0 बच रहा है। 4 5 9, यहाँ 2 बच रहा है। 5 2 7, यहाँ 8 बच रहा है। 9 बन जाए और कुछ ना बचे, तब वो आपका आंसर हो सकता है। तो आप देखो हमारे पास इकलौता ऑप्शन था बी, जहाँ 5 2 7 2 9 बन रहा था, मतलब कुछ ना बच रहा। हमने बोला था ना 36% ब्याज चाहिए, मतलब 36 मतलब हुआ 9। 9 मतलब होता है सब संख्याओं को जोड़ो, 9 से भाग लगाओ या सभी संख्याओं को 9 बना दो। 9 बन जाएगा मतलब वो 9 से विभाजित है, मतलब 36 से विभाज्य है, मतलब वही आपका क्या है, एसआई है। ये हमारा क्लास ख़त्म हुआ और मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया मेरे प्यारे भाई। सपोर्ट बनाए रखना, मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करूँगा। और रीजनिंग की क्लास भी देख लीजिएगा, भली पुरानी क्लास है लेकिन बिल्कुल 100% लिख कर कह रहा हूँ, यही प्रश्न आ रहे हैं, यही प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप देखना, खुद कहना। देखो हैज हमने करके 1, हैज 2, हैज, तो हैज मिला के 6 क्लास, हमने 6 क्लास पढ़ाया है, जहाँ पर आपको पूरा लगभग 15 से 16 टाइप की रीजनिंग के प्रश्न मिलेगा, समझ गए। और इससे बाहर का प्रश्न आ जाए तो मेरे को बोलना मेरे भाई, ज़रूर बोलना। तो यहाँ पर हमने मैथ्स की क्लास और रीजनिंग क्लास बिल्कुल 100% श्योर होकर पढ़ा रहे हैं कि आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। और जिनके एग्ज़ाम है याद रखें 1 तारीख को, 2 को, 3 को, 4 को और आने वाले समय में, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अभी आपके पास समय है, आज 29 तारीख है, 30 31, 3 दिन आपका समय है, पूरा पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ी मेहनत लगी भाई, सपोर्ट बनाए रखें, बस यही चाहता हूँ आपके साथ। और शेयर जरूर करना उस विद्यार्थी के पास जिस विद्यार्थी के एग्जाम है और अभी वो तैयारी के लिए हिचकिचा रहा, करूँ तो क्या करूँ, कैसे प्रश्न आ रहा है, कैसे बनाऊँ, उसे बता दो, इनको पढ़ ले बस।